Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस का जो अभी लास्ट टाइम पेपर हुआ था नवंबर में। वो पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो पेपर रहेगा आपका पार्ट वाइज कवर करेंगे हम। तो कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। अभी सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इंजन नंबर ऑफ कार्स यूजिंग एचिंग मेथड। तो एचिंग मेथड क्या होता है? बेसिकली जो भी आपके मेटल सरफेसेस होती हैं तो उस मेटल सरफेस से लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर रहता है किसी उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ का मेटल पे जो भी इम्प्रिंट हुआ है तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए रिमूव बेसिकली लोग करते हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी पता ना चल सके। तो एचिंग मेथड में होता क्या है, जो जब भी आप किसी मेटल पे कोई भी चीज़ को इम्प्रेशन पड़ता है तो वो कई सारी लेयर्स रहती हैं। तो अगर आप रिमूव करते हैं तो सिर्फ अपर लेयर रिमूव होती है। अब एचिंग में क्या होता है कि जो अपर लेयर रहती है उस लेयर को रिमूव कर देते हैं, तो जो नीचे की लेयर्स रहती हैं वहाँ से आप उस नंबर को रिस्टोर कर सकते हैं। तो बेसिक सा मतलब होता है एचिंग मेथड का। ये उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। बाकी एचिंग मेथड को बहुत डिटेल में हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था जब हम टूल मार्क्स कवर कर रहे थे, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली एचिंग मेथड के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं और वो सारे ही मेथड्स को अलॉन्ग विद द केमिकल्स कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं वो सारे हमने वहाँ पर डिस्कस करे हैं। तो वहाँ से जाकर आप उसको ज़रूर से देख लें ताकि आपको पूरा डिटेल पता चल सके। अभी यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो यहाँ पर ABCD करके चार आपके स्टेटमेंट हैं, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जो भी सरफेस होती है मेटल की, उस मेटल की सरफेस को आपको क्लीन करना है। तो ए में वही लिखा है, क्लीनिंग ऑफ द सरफेस वेयर नंबर्स हैव टू बी स्टोर्ड। जहाँ से भी नंबर को आपको रिस्टोर करना है उस सरफेस को सबसे पहले तो आपको क्लीन करना है। उसके बाद में उसके ऊपर आपको एक रिएजेंट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसके सेकेंड नंबर पे आपको फ्राइज रिएजेंट अप्लाई करना होगा। उसके बाद में आपका 15% नाइट्रिक एसिड आपको अप्लाई करना है। एंड इतना अप्लाई करने के बाद में लास्ट जो स्टेप आएगा वो होगा विजुअलाइजेशन का एंड फोटोग्राफी का। तो जब आप ये केमिकल्स को अप्लाई करते हैं उसके बाद में होता क्या है, जो नंबर होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही वो नंबर आपको विजुअलाइज होते हैं आपको उसकी फोटोग्राफी कर लेनी होती है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, ABCD सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अभी जो एचिंग मेथड रहता है इसका आप लोग डिटेल वीडियो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे आपके जो मेथड्स रहते हैं, जो केमिकल्स रहते हैं, किस मेटल की सरफेस पे कौन सा हमें केमिकल यूज़ करना है, ये पूरा लिस्ट है वहाँ पर। तो उसको ज़रूर से देख लें क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और इससे पहले कई पेपर में आपके इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस वजह से ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है बेसिकली ये ASTM गाइडलाइंस पर बेस्ड है। यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द ASTM गाइडलाइंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसोलीन इज कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस। यहाँ पर आपको जो अगर गैसोलीन की प्रेजेंस है तो वो आप किस बेस पर आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका C3 एल्काइल बेंजीन होता है, MP एंड O इथाइल टोलुइन होता है और 1 to 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन होता है। ये तीनों की ही अगर आपको वहाँ पर प्रेजेंस दिख रही है तो वो गैसोलीन को आइडेंटिफाई करता है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दैट मीन्स A, B एंड C तीनों ही की तीनों आपके आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है ग्रिम, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र करता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास। तो ग्लास की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसको मेज़र करने के लिए हम ग्रिम नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र करने के लिए हम ग्रिम का यूज़ करते हैं। ग्रिम की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट सिस्टम। ये जो ग्रिम की फुल फॉर्म है इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ग्रिम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो ग्लास फ्रेगमेंट होते हैं उनको अगर हमको ऑब्जर्व करना होता है तो उसके लिए बेसिकली फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं। और ग्रिम जो है वो टेम्परेचर वेरिएशंस को यूज़ करता है किसी भी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र करने के लिए। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्रिम की हेल्प से हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं, तो वो किस बेस पर, तो वो आपका हो जाएगा टेम्परेचर वेरिएशन जो आपके देखने को मिलते हैं उसके बेस पर हम किसी भी ग्लास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं। और ये जो प्रिसीजन रहता है अप्रॉक्सीमेटली 0.00003 के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपका मैच द कॉलम है बेसिकली। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे फर्स्ट ऑफिशियल यूज़ फिंगरप्रिंट का कब हुआ था। बेसिकली यहाँ पर एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है, आपको बेसिकली मैच करना है। यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं और यहाँ पर उनके काम लिखे हैं, तो इसको अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला पढ़ें तो यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट ऑफिशियल यूज़ फिंगरप्रिंट का किसने किया था। तो फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट को ऑफिशियल यूज़ जो है सर विलियम हर्शल ने किया था। ये चीज़ मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, बहुत बार हिस्ट्री में क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी कराया है, जब हमने हिस्ट्री करी है पॉइंटर्स के फॉर्मेट में वहाँ भी कराया है। तो जितनी भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही अवेलेबल हैं। तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए उसको समझिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो ए की करेक्ट मैचिंग हो जाएगी वो 3 के साथ हो जाएगी। अगला पूछा गया है यूज़ ऑफ प्रिंटर्स इंक फ्रॉम नॉन फिंगरप्रिंट रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है जो फिंगरप्रिंट की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ पर हम कुछ इंक का यूज़ करते हुए फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो फर्स्ट टाइम ये काम किसने किया था। तो फर्स्ट टाइम ये काम जो है हेनरी फॉल्स ने किया था। तो आपका बी का पेयरिंग 4 के साथ में हो जाएगा। अब जैसे जैसे आपको मिलता जा रहा है वैसे वैसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने देख लिया ए की पेयरिंग 3 के साथ में है, बी की पेयरिंग 4 के साथ में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका नहीं है। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वहाँ पर भी पेयरिंग नहीं मिल रही है, थर्ड वाले में भी पेयरिंग नहीं मिल रही, सिर्फ फोर्थ में ही मिल रही है, लेकिन फिर भी हम बाकी को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो अगला क्या है डिवाइज्ड रिच कैरेक्टरिस्टिक्स। रिच कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में किसने बताया था, सर फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था। तो सी की पेयरिंग 2 के साथ बिल्कुल सही मिल रही है। लास्ट क्या है फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, ये सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने दिया था, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अभी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर पूछा गया है फोनेटिक साउंड आर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फोनेटिक साउंड होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो जो फोनेटिक साउंड होती है वो बेसिकली वॉइसलेस साउंड होती है, जहाँ पर वॉइस नहीं होती है लेकिन उसको हम साउंड बोलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो हार्मोनिक्स होते हैं, हार्मोनिक्स मतलब जो वर्डिंग्स होती हैं उनकी एब्सेंस होती है स्पेक्ट्रोग्राम में। मतलब जो भी साउंड आ रही उसको जब हम स्पेक्ट्रोग्राफ से मेज़र करते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रोग्राम निकल कर आएगा तो उसमें कोई भी तरह की हार्मोनिक्स आपको नज़र नहीं आएंगी। तो यानी कि जो फोनेटिक साउंड होगी वहाँ पर हार्मोनिक्स की टोटल एब्सेंस होगी और वो वॉइसलेस साउंड होती है। वॉइसलेस साउंड का मतलब वहाँ पर कोई भी वर्डिंग्स नहीं होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बी एंड सी। अभी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ दीज इज नॉट हेल्पफुल इन इंडिविजुअलाइजेशन। इनमें से कौन सा है जो कि इंडिविजुअलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो जो बाइट मार्क होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा जितने भी लोगों के बाइट जो टीथ होते हैं हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, उनका जो बाइट मार्क बनता है बेसिकली वो भी हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। तो जो बाइट मार्क होता है उससे हम इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। स्वेट स्टेन जो है और जो एमनियोटिक फ्लूइड है इनसे भी हम इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन सैंपल से हम डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और डीएनए से हम इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों से भी हम इंडिविजुअलाइजेशन कर लेंगे। बट जो टीयर स्टेन होगा, टीयर स्टेन का मतलब क्या होता है, जो आपके टीयर्स होते हैं, टीयर्स मतलब जो आंसू होते हैं, उससे आप इंडिविजुअलाइजेशन उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो टीयर्स जो है आपको उसको फाइंड आउट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद में वो क्वांटिटी बहुत कम होती है और उसमें भी जो डीएनए की क्वांटिटी होती है वो और कम होती है। तो इस वजह से ये जो है आपका उतना हेल्पफुल नहीं होता है इंडिविजुअलाइजेशन के पर्पज़ से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको बेसिकली लाइफ साइकिल के बारे में बताना है। जो मस्का डोमेस्टिका जो आपकी बेसिकली हाउस फ्लाई होती है उसका लाइफ स्पैन जो रहता है, लाइफ साइकिल जो रहता है, उसके बेस पर यहाँ पर पूरा आपका लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में डेवलपमेंटल स्टेज है और लिस्ट 2 में जो भी टाइम रहता है समर सीजन उसके बारे में बताया गया है। तो ये बहुत आसान है।
कोई भी अगर इंसेक्ट है तो सबसे पहले तो वो एग्स ले करता है, तो जो एग्स ले होंगे वो विद इन मिनट्स होंगे, तो इसकी ए की पेयरिंग 4 के साथ हो गई। इसके बाद में फर्स्ट इंस्टार हैचेस फ्रॉम एक्स, तो एक्स के बाद में जो फर्स्ट इंस्टार हैच होगा वो विद इन मिनट्स के जस्ट बाद वाले में आएगा, तो 8 आवर्स में आपका आ जाएगा बी का पेयरिंग 3 से हो गई। फिर फर्स्ट इंस्टार टू सेकेंड इंस्टार में जब कन्वर्जन होता है वो 8 आवर के जस्ट बाद हो जाएगा, तो सी की पेयरिंग 3 के साथ हो गई 1 डे। एंड प्यूपा से एडल्ट तक कन्वर्जन के लिए कम से कम 5 दिन लगते हैं, तो वो आपका डी की पेयरिंग 1 के साथ हो गई। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, ए की पेयरिंग 4 से, बी की पेयरिंग 3 से, सी की पेयरिंग 2 से एंड डी की पेयरिंग 1 से। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, इसमें आप चेक कर लीजिए, ए का 4 से कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में भी है। बट सेकंड क्या था आपका, बी की पेयरिंग 3 से हो रही थी, तो यहाँ पर आपका हो नहीं रही है, तो इस वाले में आ जाएगा। बी की पेयरिंग 3 से है, सी की पेयरिंग 2 से है, डी की पेयरिंग 1 से, तो करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है लिस्ट ऑफ इंजरीज 1 वाली लिस्ट में है, और जो लिस्ट 2 है वहाँ पर उसके कॉजेज बता रखे हैं, तो यहाँ पर भी बेसिकली मैच दी कॉलम ही है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लिस्ट 2 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 2 में सबसे लास्ट वाला क्या है, कॉज्ड बाई सेल्फ, तो अपने आप से कौन से तरह के मार्क होते हैं जो सेल्फ कॉज हो रहे हैं, तो उसको हम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बोलेंगे। बहुत आसान है ये, तो ऑप्शन नंबर डी की पेयरिंग 4 के साथ हो गई। हेजिटेशन कट कब होता है, जब हम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका हेजिटेशन कट लगता है, तो आपका 3 की पेयरिंग ए के साथ हो गई। इंजरी सुसाइडल जो होती है वो उसमें हेजिटेशन कट देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ए की पेयरिंग 3 से मिल गई, डी की पेयरिंग 4 से मिल गई, तो यहाँ पर ए की पेयरिंग 3 से नहीं है, यहाँ पर ए की पेयरिंग 3 से है, बाकी और किसी में नहीं है, और यहाँ पर डी की पेयरिंग 4 से। तो अभी के लिए लास्ट वाला आप कट कर दीजिए, क्योंकि ए की पेयरिंग 3 से होनी चाहिए और डी की पेयरिंग 4 से होनी चाहिए, और ये जस्ट ऑपोजिट दे रखा है, तो हमने 1 भी एलिमिनेट कर लिया, 2 भी एलिमिनेट कर लिया, 1 और 4 को एलिमिनेट किया है, 2 और 3 को रखे रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, 2 में बताया गया है यहाँ पर रिसीव्ड बाय विक्टिम मोस्टली ऑन हैंड्स, तो हैंड में आपके जनरली किस तरह का वो आपको देखने को मिलता है, तो जब भी होमिसाइडल की कंडीशन होती है और आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह के आपको देखने को मिलेगा, आपके हाथ में इंजरीज देखने को मिलेगी, तो ये मतलब कि डिफेंस, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सी की पेयरिंग 2 के साथ में हो गई। अब चेक कर लीजिए, सी की पेयरिंग 2 के साथ में सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, 3 में नहीं है। अब लास्ट आपका बचा है फेटल वुंड्स ऑन चेस्ट, एब्डोमेन एंड हेड एंड वुड नॉट इंक्लूड नॉन फेटल डिफेंस वुंड, तो जहाँ पर भी फेटल वुंड्स देखने को मिल रहे हैं आपकी पूरी बॉडी के ऊपर और कोई भी तरह का डिफेंस वुंड नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सा है, फेटल वुंड हो गया। बी की पेयरिंग 1 से हो जाएगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट कॉमन डिटेक्टर जिसका यूज़ करा जाता है इग्निटेबल लिक्विड, जो कि आपके गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करी जाती है, उसको एनालाइज करने के पर्पज़ से। तो ऐसा कौन सा डिटेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। अब ये होता क्या है, इसको यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। सो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो होता है, इसको शॉर्ट में हम FID बोलते हैं, और ये मोस्ट जनरली एप्लीकेबल एंड मोस्ट वाइडली यूज डिटेक्टर होता है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी की जब भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डिटेक्टर होता है वो आपका फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर ही होता है। अब FID में होता क्या है, द सैंपल इज डायरेक्टेड टू एन एयर हाइड्रोजन फ्लेम आफ्टर एग्जिटिंग दी कॉलम। सो कॉलम से इसमें बेसिकली अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें कि जब फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में हम कोई भी तरह के सैंपल को पास कराते हैं, तो कॉलम से पास होने के बाद में इसमें एयर हाइड्रोजन फ्लेम को डायरेक्ट किया जाता है, एंड हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एयर हाइड्रोजन फ्लेम होती है, सैंपल जो रहता है उसमें पायरोलिसिस में जाता है, या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन होता है उसका हीटिंग की वजह से, क्योंकि हीटिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और जो पायरोलाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कुछ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं जिसमें कि करंट अवेलेबल होता है, और इसमें जो हाई इम्पीडेंस पिको एमीटर होता है ये मेज़र करता है करंट को, और मॉनिटर किया जाता है सैंपल के इल्यूजन को। तो इसमें हुआ क्या, जैसे कि कोई भी सैंपल पास कराया गया गैस क्रोमेटोग्राफी में जहाँ पर हम डिटेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो उस डिटेक्टर में बेसिकली क्या होता है,
एक तरह का एयर हाइड्रोजन फ्लेम को यूज़ करा जाता है और बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, पायरोलिसिस होती है, केमिकल का डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पर, जो भी गैस हम पास करा रहे हैं, और फिर उसका एग्जामिनेशन करा जाता है। सैंपल का बेसिकली जो इल्यूजन होता है उसमें जो आपके उसके हाइड्रोकार्बन से जो आपके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज़ हो रहा होता है, उसके बेस पर हम चेक करते हैं कि कितना इसमें करंट आ रहा है, और उस बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं जो भी तरह की जो भी चीज़ें हमको उसमें फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा ये जो है एडवांटेजेस, इसका यूज़ जो है बेसिकली बहुत एडवांटेजियस होता है, क्योंकि जो डिटेक्टर होता है इसमें जो है फ्लो रेट, नॉन कम्बस्टिबल गैसेस एंड वाटर, इन तीनों से ही इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अनअफेक्टेड रहता है इन तीनों ही चीज़ों से। और ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलाउ करती हैं एफआईडी को हाई सेंसिटिविटी एंड लो नॉइस। जो एफआईडी यानी कि फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए गैस क्रोमेटोग्राफी में जनरली इसका यूज़ करते हैं, और इसमें नॉइस भी बहुत कम होती है। जो यूनिट होती है ये दोनों ही आपकी रिलायबल होती हैं इसकी, एंड रिलेटिवली ईजी होती हैं यूज़ करने में। हालांकि ये जो टेक्निक है इसमें फ्लेमेबल गैस की ज़रूरत रहती है, और इसकी वजह से कई बार जो सैंपल रहता है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, बट फिर भी इसके प्लस पॉइंट ज़्यादा है, इसीलिए गैस क्रोमेटोग्राफी में फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का यूज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद के क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट कॉमन बुलेट फॉर रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने वाली बुलेट कौन सी होती है? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, जो लेड एलॉय वाली बुलेट्स रहती हैं इनका यूज़ हम करते हैं रिवॉल्वर के अंदर, मैक्सिमम टाइम्स आपका इसी का यूज़ करा जाता है। बाकी डम बुलेट्स क्या होती हैं, स्ट्रीमलाइन बुलेट क्या होती हैं, बोट टेल्ड बुलेट्स क्या होती हैं, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स वाले वीडियोस में, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख लीजिए। एग्जाम से पहले सारे वीडियोस आप कवर करके जाएंगे, जितना कुछ भी अभी तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप उतना भी पढ़ के चले जाएंगे तो आप अपने एग्जाम में 70% से ज़्यादा तक का स्कोर बहुत आराम से कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी तक, चैनल पर जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं वो सारे वीडियोस आप एक बार अपने एग्जाम से पहले देखकर जाइएगा, और अपने एग्जाम में फिर उसको देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल रहे हैं, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। और बाकी इसका जो PDF है, बेसिकली PDF का जो पूरा पेपर है ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको देख भी सकते हैं, सारे आंसर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उससे जाकर आप प्रॉपर अपनी एनालिसिस कर सकते हैं उसके हेल्प से। और अभी वीडियो करते हैं एंड बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।